कोरोना काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने का मन सरकार ने बना लिया है। 1 जून को परीक्षा की तारीख भी आ जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बार परीक्षा का फॉर्मेट अलग होगा। सिर्फ 19 मुख्य विषयों के ही इम्तिहान होंगे। 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की यह परीक्षा होगी, लेकिन कई राज्य केंद्र के फैसले के खिलाफ है। दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों ने यह कहा है कि पहले वैक्सीन लगे और फिर परीक्षा पर आगे बढ़ा जाए। कोरोना काल में इम्तिहान के लिए सरकार ने स्कूलों का रजिस्टर थाम लिया है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शामिल तो होंगे छात्र, लेकिन इम्तिहान सरकार का भी होगा। एक तरफ ठप पड़ी शिक्षा तो दूसरी तरफ बच्चों की फिक्र। सरकार भी हर कदम भरपूर सावधानी से रख रही है। परीक्षा कराने पर ओके की मुहर लग चुकी है, लेकिन कैसे और कब, ये 1 जून को पता चलेगा। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य, इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी, 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। कोरोना काल में तमाम परीक्षाएं एक एक करके टलती गई या रद्द होती गई। अब 12वीं का सवाल है, लेकिन कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई सॉलिड जवाब किसी सरकार के पास नहीं। दिल्ली सरकार परीक्षा को खतरनाक कदम मान रही है और केंद्र के सामने कई मांगे भी रख दी गई। मसलन 12वीं के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जाए। फाइजर से बात करके 1,40,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगवाए। इतने ही शिक्षकों को भी वैक्सीन लगवाने की कोशिश की जाए। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके पूछे कि क्या 17.5 साल के बच्चे को 18+ वाली वैक्सीन दी जा सकती है। तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। हमारी राय में यह वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को, जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें। कोरोना के हालात सारे राज्यों में एक जैसे नहीं। आज की तारीख में उत्तर भारत को राहत तो है, लेकिन दक्षिण भारत में आफत है। 1 जून को परीक्षा की तारीख और तरीके पर फैसला बताएगा जरूरी क्या है, इम्तिहान या जान। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगी। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जेनेसिस ग्लोबल स्कूल से। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कौशल वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। आप डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, एम्स से। हमारे साथ शांतनु प्रकाश जी आ गए हैं चर्चा के लिए। आप फाउंडर हैं मिलेनियम स्कूल्स के। और संदीप वोरा जी, साइकियाट्रिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम ये चर्चा करने वाले हैं, दरअसल 2 पहलू हैं जिस पर ये पूरी बातचीत होगी। पहला ये कि जो चुनौतीपूर्ण समय इस वक्त कोरोना और उसके आंकड़ों को लेकर चल रहा है, ऐसे में परीक्षाएं कराना क्या जिंदगी के लिए रिस्क नहीं है? और दूसरा पहलू ये कि अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं या ऐसा कोई अरेंजमेंट आगे होता है, तो ऐसे में खासतौर पर 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मूल्यांकन के लिए और भविष्य की राह आगे फिर कैसे तय होगी, तो इसी आधार पर आज ये पूरी बातचीत होगी। डॉक्टर कौशल वर्मा, सबसे पहले मैं आपके साथ ही बातचीत को शुरू करना चाहूंगी। इस वक्त एग्जाम्स जरूरी हैं या नहीं, मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए, कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए? जी, ये एक बड़ी से ट्रिकी सिचुएशन है। इसका एक हाँ या ना में जवाब नहीं हो सकता, और इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले, और जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा और पूरी एम्फेसिस के साथ कहना चाहूंगा, वो ये है कि बच्चों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य। उसके बाद में जो है एग्जाम में ऐसा है कि देखिए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम ला सकते हैं, उसका हम पालन कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है क्या, कैसे है कि जैसे कि हम जो बेंचेस के बीच में दूरी है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से वो होनी चाहिए, और उसके साथ में जिम्मेवारी दोनों की है, अभिभावकों की भी है
और स्कूल के मैनेजमेंट की या जो परीक्षा करवाने वाला संस्था है उसकी है। उसमें ये देखा जाए कि देखिए बच्चे जो हैं जब ये स्कूल जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वो देख, और ये दोनों सिचुएशन जो है ये इसको उससे नहीं कंपेयर कर सकती कि जैसे कि चुनाव है या कुंभ है, जिसमें जो है 18 साल से, चुनाव में 18 साल से ऊपर का हर आदमी वोट देने के लिए जा रहा है, या कुंभ में कोई इसका रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ये जो परीक्षा वाला विषय है इसमें जो छात्र की संख्या है वो एक सीमित है, वो लिमिटेड है। तो ये इसमें जैसे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर डेस्क के बीच में दूरी जो है एक निर्धारित हो रखी जाए, उसके बाद में कक्षा के बाहर या क्लासरूम के बाद सैनिटाइजर हो, स्कूल के बाहर सैनिटाइजर हो, बच्चों को पेरेंट्स को छोड़ने के लिए उनके पास कोई तरीका हो कि ये वो जो है बच्चों को स्कूल तक छोड़ के आए और उनको वापस लेकर के आए। बच्चे स्कूल में क्या होता है कि एग्जाम से पहले क्या करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वो नहीं होना चाहिए कि वो ग्रुप में नहीं खड़े हों, आपस में बात नहीं करें। और ये भी होता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद में भी वो पेपर डिस्कस करते हैं कि किसका कितना ठीक हुआ है, किसने कितना अच्छा किया है, किसने कितना खराब किया है। वो नहीं हो, जैसे ही परीक्षा खत्म हो वो स्कूल से बाहर आए और वहां से सीधे अपने घर आ सकते हैं। और इसके बीच का जो हिस्सा है कि जैसे कि घर से स्कूल तक जाना, ये अभिभावक की जिम्मेवारी है। स्कूल में गेट पर छोड़ने के बाद में हाथ सैनिटाइज करें, एक एक करके जो है वो स्कूल के अंदर जाएं। और मुझे लगता है स्कूल के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है हर स्कूल में कि वो इतनी दूरी बना सकें कि डेस्क के बीच में और बच्चों के बीच में, जिसमें ये पॉसिबल होगा कि वो दूर दूर बैठें, एक दूसरे से बात नहीं करें। डॉक्टर साहब, आप जो सारी बातें कह रहे हैं ये बहुत ही बारीक बिंदु है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो वो मास्क लगाते हैं वो घर से मास्क को अच्छी तरीके से लगा करके जाएं, उसको बिल्कुल छूना नहीं है जब तक घर वापस नहीं आ जाए। और जैसे बाकी जो है कि हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको देखते हुए ये पॉसिबल है। जैसे कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर साहब देखिए, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो हम बीते साल से ही सुन रहे हैं, उसका बहुत सख्ती से पालन होना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का रिस्क ना हो। लेकिन फिर हम ही लगातार खबरों में ऐसे तमाम केस देश के अलग अलग हिस्सों से देखते हैं जहां पर शादियों के लिए भीड़ उमड़ आती है, जहां भीड़ किसी दुकान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, या कई बार हम देखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस भी ऐसे कई कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर इस तरह की भीड़ दिखाई देती है और ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ रही होती हैं। तो ये नियम बच्चों के केस में कितनी सख्ती से इनका पालन होगा, ये अपने आप में एक चैलेंज तो है ही। मैं चर्चा में प्रमोद शर्मा जी आपको भी लाना चाहूंगी। जिन बारीकियों का हम जिक्र कर रहे हैं स्कूल लेवल पर एग्जाम के वक्त पे, क्या इनका पालन इतनी सख्ताई से हो पाएगा? कितना व्यवहारिक है ये? अगस्त में क्या स्थिति होगी, अब इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना पॉसिबल नहीं है। अब बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। अगर सरकार एग्जाम कराने में इतना ही इच्छुक है तो पहली बात तो ये है, इंग्लिश एग्जाम सारे स्टूडेंट्स देते हैं, तो इंग्लिश के पेपर्स ऑनलाइन होने चाहिए और 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन 90 मिनट में करके ऑनलाइन उनका करेक्शन होना चाहिए ऑनलाइन। फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो बचे उनका स्कूल के अंदर एग्जाम हो, अगर इतना ही एग्जाम करना जरूरी है। और इंग्लिश पेपर्स की मार्किंग स्कीम भी स्कूलों के पास भेज दी जाए। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्डिंग स्कूल्स का, उनका क्या होगा? उनके बच्चे तो अपने अपने शहरों में हैं, कुछ विदेशों में हैं, वहां से वो कैसे आएंगे? और उनको कम से कम इस बात की सुविधा होनी चाहिए कि वो जिस शहर में रहते हैं उस शहर के ही सेंट्रल स्कूल में या किसी स्कूल में उनको एग्जाम देने की चॉइस हो। तो ये सब कुछ प्लान करना पड़ेगा, बैकअप प्लान जरूरी है। और अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं तो यूनिवर्सिटीज को अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके रूल्स क्या है कि सर मैं आपसे एक बात ही समझना चाहती हूँ सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ प्रमोद शर्मा जी, जब आप कह रहे हैं कि एक बैकअप प्लान के साथ में और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में हमने जिस तरह का मिसमैनेजमेंट देखा है जमीन पर, एक आम आदमी एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अगर दर दर भटक रहा है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को दवाइयां दूर के हिस्सों में नहीं मिल रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दवाई देने के लिए जाना पड़ रहा है, इंजेक्शन की कमी है, जीवन रक्षक दवाओं की कमी है, इन सब बातों के आधार पर परीक्षाएं होना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? मैं तो नहीं चाहता हूं कि परीक्षाएं हों, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है और बच्चों के भविष्य और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जा सकता। पर इसके साथ टीचर्स के स्वास्थ्य का भी सवाल है कि
उनको कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर किया जाए, उनका सबसे पहले वैक्सीनेशन हो, और जैसे हम 1 करोड़ रुपया और किसी को कॉम्पेंसेशन देते हैं जो लोग कोरोना के फ्रंट लाइन में वर्कर्स हैं, उसी तरह से टीचर्स का भी एक कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, और उनके हेल्थ की जितनी भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो गवर्नमेंट्स बेयर करें, ये जरूर। बहुत अहम बात आपने यहाँ पर रखी संदीप वोरा जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लेवल तक या जिन्हें एग्जाम कंडक्ट कराना है सिर्फ उस सिस्टम तक ये बातचीत खत्म होती है। सवाल तो अभिभावकों का भी है। जब लगातार आप खबरों में इस तरह का माहौल देख रहे हैं, अभी भी देखिए बीते 24 घंटे में 4,500 लोगों की मौत हुई है देश भर में, तो ऐसे में एक अभिभावक कितने मजबूत मन से अपने बच्चे को परीक्षा के लिए भेज पाएगा? देखिए, अगर आप मेरे से पूछें तो कोई भी अभिभावक बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस तरह के एग्जाम के लिए जाए। अभी मेरे से पूछने से पहले हमारे बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लेकर हम बैठ सकते हैं। आप ही मुझे बताइए, कोरोना वायरस जो कि एरोसोल के अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी स्प्रेड करता है और बोला जा रहा है कि 10 मीटर तक जा सकता है, तो कौन सी क्लासरूम में आप 10 मीटर के दूर पर आप बच्चों को बिठाएंगे? बिल्कुल आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। कहीं से भी अगर आप सेफ्टी चाहते हैं बच्चों की, आज की डेट में अगर आप सेफ्टी के हिसाब से चलते हैं तो कोरोना से आप कोई बच्चे को बचाने की गारंटी नहीं ले सकता। आपको अगर करना है एग्जाम तो वो 2 या 3 कंडीशन में हो सकता है। एक, आपको बच्चों को, टीचर्स को, जितने लोग एग्जाम्स में इन्वॉल्व है उन सबको वैक्सीनेशन करना होगा। सेकंड, किसी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो सकता तो अगर प्रैक्टिकली वायबल और इंप्लीमेंटेबल है तो ऑनलाइन मैकेनिज्म ही एक माध्यम है। अदरवाइज इस स्टेज पे करना या किसी पेरेंट को कहना अपने बच्चे को भेजो तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है। उसके अलावा मान लीजिए किसी पेरेंट ने भेजा एंड गॉड फॉरबिड ये जो स्टूडेंट्स बच्चों को हम क्लास में बिठा रहे हैं, ये कहना कि सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं बनेगा ये भी गलत है, क्योंकि इसके बनने के चांसेस हैं। जो सेकेंड वेव आई है उसमें कहीं पर भी ये चीज, पुराना जो फर्स्ट वेव थी और सेकेंड वेव में बहुत फर्क है। तो उसको देखते हुए आपको हर तरीके से अगर बच्चों के लिए इंश्योर करना है सेफ्टी तो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करते हैं तो बच्चे खुद इतने प्रेशर में हैं, वो खुद ही बेचारे परेशान हैं, उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर अलग है। तो मेरे हिसाब से जितना आप गवर्नमेंट्स हो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जितना पॉजिटिवली आप पेरेंट्स को या बच्चों को आप बताएंगे कि आप केयर कर रहे हैं और ये तरीके हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा सोचना। अदरवाइज बिल्कुल एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अब शांतनु प्रकाश जी, देखिए अलग अलग जो रिएक्शन हमें मिल रहे हैं और कितना चुनौतीपूर्ण ये समय है। अब ये बात हो रही है कि टीचर्स को और बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, उसके बाद एग्जाम्स के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी की जो खबरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं वो भी एक तरफ है। कई जगह तो 18+, 45+ के लिए वैक्सीनेशन रोकना तक पड़ा है। हमारे विदेश मंत्री इस वक्त अमेरिका में हैं ताकि भारत में और वैक्सीन लाए जाने को लेकर प्रयास हो सके। तो अभी भी जो चैलेंजिंग समय है वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं दूसरे नजरिए से, तो अगर 12th के बच्चों के एग्जाम नहीं होते तो फिर भविष्य की राह उनके लिए कैसे तय होगी? जी मैम, आई थिंक बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है, लेकिन हमें इसको एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहिए। तो एक तरफ से बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हैं, बहुत सारा संकट है, वैक्सीनेशन का इशू है, सुपर स्प्रेडर बन सकता है। आप जितना भी कंट्रोल कर लें, क्या ये मुमकिन है कि इंडिया में 3 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, सारे गवर्नमेंट स्कूल मिला के 10 लाख स्कूल हैं, हर जगह ये बिल्कुल 100/100 ये परफेक्ट जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक भी स्टूडेंट को अगर हम इस टाइप के रिस्क से एक्सपोज करें तो मेरे हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? पहली बात हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बोर्ड्स एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में इतना अहम क्यों बन गया कि सारा ही फोकस पूरे देश का, पेरेंट्स का, सारे एक सिंगल बोर्ड एग्जाम के ऊपर है। यस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम एग्जाम्स ना करें तो लाखों करोड़ों बच्चों का 1 साल जाया होगा, वो भी हम नहीं चाहते हैं। जैसे कि मेरे एक फेलो पैनलिस्ट ने कहा, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। पहली बात, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन करिए। जब आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आईआईटी का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, जितने कंपेटिटिव एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या 12th क्लास का एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। हमें एक डिफरेंट सोच की जरूरत है इसमें। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम होना है, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम स्कूल के कैंपस के अंदर होना है। किसने कहा है कि स्कूल के कैंपस के अंदर होना है? लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं इसके अंदर चीटिंग हो जाएगी, प्रॉक्टर हो जाएगी, वेल इसमें 2 बातें हैं।
पहली बात तो ये चुनौती है जो एग्जाम सेट कर रहे हैं कि इस टाइप का एग्जामिनेशन पेपर सेट करें जिसकी आप सिर्फ टेक्स्ट बुक खोल के कॉपी करके आंसर ना कर पाए। कई सालों से हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि इसमें एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो, सोचने का। क्या उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम पूरे अपनी एग्जामिनेशन पद्धति को एक अलग तरीके से देखें और इस मौके का फायदा उठा के एक डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम एंड असेसमेंट सिस्टम इस इंडिया में हम लेके आए। हमें सोचने का शांतनु जी, लेकिन क्या आपको लगता है, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत आगे की बात है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये जितना कम समय बचा है परीक्षाओं के लिए उतने समय में हम ये सिस्टम डेवलप कर सकते हैं? इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी एमबीए कॉलेज में चले जाइए, इसी टाइप के सवाल होते हैं। कहीं और दुनिया में चले जाइए, अभी भी हम वो ब्रिटिश सिस्टम को, रोट लर्निंग जिसको हम कहते हैं, रट्टा मारने वाली पद्धति, उसको लेके बैठे हैं। ये आप अपने हमारे इतने बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन रिसर्चर्स हैं, हर स्कूल में है, हर यूनिवर्सिटी में। ये तो एक महीने क्या, ये एक हफ्ते में हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मानना ये है, एग्जामिनेशन करिए, स्कूल के अंदर मत करिए, कंप्यूटर के सामने करिए। और अगर मान लीजिए कुछ बच्चों ने एग्जामिनेशन सिस्टम, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, गेम कर दिया, दो सवाल उनके पेरेंट्स ने पीछे से उनको प्रॉम्प्ट कर दिया, तो ऐसी कौन सी बड़ी इशू हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर? मेरे ख्याल से रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग द चिल्ड्रन टू द वायरस इज फार मोर। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा की तारीख 1 जून को तय हो जाएगी, लेकिन जरूरी है जान या इम्तिहान? राज्यों का इस पर क्या रुख है, सुनिए। बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। तो इसलिए दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को भी आज कहा, हम उनको चिट्ठी भी लिख के कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन परीक्षा कराने के ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी राय में ये वक्त परीक्षा कराने का नहीं है। ये वक्त है कि हम बच्चों को, जिस तरह से हमने 10वीं में किया है, 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें। राज्य की परिस्थिति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जिस तरह से हमारी सबसे बड़ी देश की प्राथमिकता आज ये है कि जो आज ट्रेंड जो आ रहा है वो पहला स्ट्रेंड से आज का स्ट्रेंड अलग है, और तीसरा हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पे होने वाला है तो बच्चों पे होने वाला है। पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। हमारे साथ सभी खास मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रमोद शर्मा जी, अब आपके साथ शुरुआत करूंगी मैं अगले पड़ाव पर। जिस तरह की बातचीत देखिए स्टेट से भी निकल कर आ रही है, कुछ राज्य पक्ष में है, लेकिन कुछ राज्यों का कहना है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने तो बहुत मुखरता से इसका विरोध भी किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर परीक्षाएं करवाने की दिशा में ही आगे बढ़ा जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? अभी जैसा कि शांतनु जी ने कहा, उनसे बेहतर कौन जानता है कि ऑनलाइन अभी पॉसिबल है, अभी वक्त है हमारे पास कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकें। और कम से कम इंग्लिश का एग्जाम के बारे में मैं ज्यादा जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि सारे बच्चों को इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, तो वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा जब सारे बच्चे एक साथ आए। तो इंग्लिश का एग्जाम तो ऑनलाइन हो ही जाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी विचार विमर्श नहीं होना चाहिए। बाकी एग्जाम्स को भी, चूंकि कम बच्चे बैठते हैं उनमें, वो अगर वो ऑनलाइन हो सके तो सबसे अच्छा है। और साथ में मैं फिर से कहना चाहूंगा कि टीचर्स के वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे कहां पे फैले हुए हैं सारे। एक बात बताइए सर, जब ये कहा जा रहा है कि सारे एग्जाम्स ना होकर कुछ पेपर हो जाएं, इस बात का क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर कर सकते हैं? बात का मतलब यह है कि जो मेन पेपर्स जो सोचते हैं कि जिनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशंस में ज्यादा लंबी लाइनें लगती हैं, जैसे पीसीएम है, उधर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, फिर हिस्ट्री, मैथ्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स मेन पेपर्स हो जाएं। पर ये भी चूंकि कम बच्चों को देना है, इसमें इनको भी ऑनलाइन करने की व्यवस्था, और हमें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को मैं फिर
कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज को अपने रूल्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो ये केसेस जाएंगे यूनिवर्सिटी एडमिशंस के वक्त कोर्ट्स में। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज को अभी बैठ के उनको कहा जाए अभी आप अपने रूल्स चेंज करो, ताकि इनकी वजह से बाद में कोई दिक्कत ना आए। जी, जो बात शांतनु जी यहाँ पे प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को भी अब एक नए तरह के एक्सेप्टेंस के लेवल पर जाना पड़ेगा अगर 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने पर या किसी वैकल्पिक तरीके से कराने पर विचार होता है। सवाल ये है कि जहां पर फॉर एग्जाम्पल 12th के स्टूडेंट्स अगर निकल रहे हैं, उनको साइंस की फील्ड में कुछ पर्टिकुलर पढ़ाई के लिए जाना है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक अलग उसमें निकलना है, तो ऐसे में आप एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड तरीका कैसे निकाल पाएंगे यूनिवर्सिटीज? मेरे ख्याल से सवाल आपका मुझसे था। जी। लेकिन देखिए इसमें दो पार्ट्स हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हमने उनकी जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज को टेस्ट किया कि क्या आप ये इंफॉर्मेशन जानते हैं नहीं। लेकिन आजकल कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्क्स को आधार नहीं बनाती है, वो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स देखती है, वो आपकी ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनैलिटी देखती है। तो क्या ये हमारे पास मौका नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज को भी साथ में शामिल करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा है जो स्कूलों के बारे में डिसाइड कर रहा है। और उन यूनिवर्सिटीज को बोलो कि आप बच्चों को परखने का तरीका अपना थोड़ा बदलिए, उनको देखने का तरीका बदलिए। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह से अगर हम एक होलिस्टिक और सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे, तो आज जो ये एक तरफ बर्निंग क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि अब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो इट्स नॉट सच अ बिग डिसीजन। ओके, दिस इज अपॉर्चुनिटी कि हम डिफरेंट तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को देखें। वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो असेसमेंट के बारे में बोला है, जो 4 साल में 5 साल में होना था, एक तरह से वो अभी इसी वक्त हो सकता है। ठीक, शांतनु जी, मुझे नहीं पता कि ये सवाल कितना व्यवहारिक है, बट क्योंकि जहन में इस तरह की बातें आ रही है तो मैं सवाल आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपियर होंगे या जो 12th में है, एक बहुत बड़ा गैप हमें इस लहजे से भी दिखाई देता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो शायद विदेशी यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना देख रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो देश के ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके पास शायद ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उतने इंतजाम भी नहीं होंगे। तो ये जो गैप है, इस गैप के चलते हुए परीक्षाओं को करवाना कितनी बड़ी चुनौती है, इसे कैसे पाटा जाएगा? ये आपके सवाल के दो पार्ट से मैं दोनों अलग से देखता हूँ। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स विदेश में जा रहे हैं, जो विदेश में जा रहे हैं, पहली बात तो विदेशी यूनिवर्सिटीज का जो एडमिशंस की तरफ रुख है, जो रुझान है, वो इंडियन यूनिवर्सिटी से बिल्कुल एक्चुअली फर्क है, डिफरेंट स्टाइल का है। तो मेरे ख्याल से उसमें उनको 12th क्लास के डेफिनेटली मार्क्स चाहिए, लेकिन वो ही मार्क्स ये लाइफ और डेथ का सिचुएशन नहीं होते हैं। अगर वो कहें कि भाई देखिए किसी रीजन से हमारे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज काफी सक्षम हैं स्टूडेंट्स का एक होलिस्टिक व्यू लेने में। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट आपने बोला है, जो स्टूडेंट दूर दराज इलाके में है, रूरल एरियाज में है, उनके पास इंटरनेट की कनेक्शन नहीं है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि एग्जाम एक ही दिन हर बच्चे के लिए क्यों करना जरूरी है। क्यों ना हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में ऐसा हो कि जब आपके पास इंटरनेट हो तब आप एग्जामिनेशन पेपर दे दीजिए। तो इसका जो सिस्टम है बड़ा एस्टैब्लिश सिस्टम है, इसको एडेप्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो कभी भी अगर आज जैसे मैंने एग्जाम दिया, मैं दिल्ली में बैठा हूं, और अगर 1 महीने के बाद उसी एग्जाम को स्टूडेंट ने उत्तराखंड के किसी दूर दराज इलाके में लिया, उनको सेम क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, उसको क्वेश्चन पेपर डिफरेंट टाइप का आएगा। तो ये सारा सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजी और सारा सोचने का तरीका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको सिर्फ हमें बाहर निकालना है, और इससे बढ़िया मौका उसके लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। संदीप बोरा जी, इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है हमारे इस प्रोग्राम को भी देख रहे होंगे, उनके अभिभावक भी देख रहे होंगे, कोई भी सलाह, कोई भी टिप अभी आप उन्हें देना चाहेंगे इस वक्त को देखते हुए? देखिए, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को रेडी रहना चाहिए। जो भी डिसीजन अल्टीमेटली गवर्नमेंट का होगा फॉलो करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो है वो सोच समझ के बच्चों की प्रोटेक्शन को पहले प्रायोरिटी देकर फिर ही आगे कोई डिसीजन लेगी। बट उनको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। उनको ये समझना है कि अपने डे को स्ट्रक्चर करके चलें, रात को एडिक्वेट स्लीप लें, अपना एक टाइम टेबल बना के चलें, और अपने साथ जो है अपने मन की जो बात है वो शेयर करें, चाहे वो पेरेंट्स से करें, चाहे वो फ्रेंड से करें, और सोशली कनेक्टेड रहें। अपने डे को स्ट्रक्चर करके योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरह की कोई भी चीज जिससे वो ब्रेन एक्टिव रहे वो फॉलो करें, और समय के हिसाब से डिवाइड करें। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उसका एक समय होना चाहिए।
अपना लेजर और स्टडीज के बीच में एक बैलेंस बना के रखें, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चले और प्रे करें कि जो भी डिसीजन लिया जाए उसमें वो उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी और साथ में पॉजिटिव होके चले। यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो बच्चों के साथ रेगुलर इन टच रहे। उनको किसी को भी लगता है कि बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है या बच्चा चुप हो गया है, इरिटेबल है, एंग्शियस हो रहा है, तो उससे बैठ के बातचीत करें। कहीं पर भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के अंदर कुछ बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी है तो बेझिझक होकर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को ऑनलाइन कंसल्ट करें। डॉक्टर कौशल वर्मा जी, देखिए जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, हम अभी कोविड की सेकेंड वेव से जूझ रहे थे जिसमें हम सब ने एक देश के तौर पर बहुत बुरा समय देखा है, लेकिन अभी वो मामला पूरा खत्म भी नहीं हुआ था कि हम ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इन सब परेशानियों से, चुनौतियों से आगे जूझ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अब 9th स्टैंडर्ड से जिनको 10th में जाना है, जिनको 11th से 12th में जाना है, उनके जहन में तो अगले साल को लेकर भी, एग्जाम्स को लेकर उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा, वो तमाम अनिश्चितताएं उनके सामने भी बनी हुई हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को, परिवारों को, अभिभावकों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी फिजिकल से एग्जामिनेशन की, तो ये एक पॉलिसी मैटर है, इस पे मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन हम उन चीज़ों पे, ये एक मैटर हो सकता है डिबेट का, ये एक डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम वो बात कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग से सिचुएशन में या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के साथ में क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसमें अगर देखें तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि हमारे दूसरे कोलीग्स कह रहे थे कि बच्चों को तैयार रहना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट इस बात की बात कर रहे थे कि इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, देखिए ये दिस रिक्वायर्स एक पूरी तरीके से होलिस्टिक चेंज की बात कर रहे हैं फ्यूचर में, कि पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम और पूरी जो है एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज करने की है। ये पॉसिबल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत सारे एग्जाम जो है ऑनलाइन होते हैं और लार्ज स्केल पे भी ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और स्पेशली रूरल एरिया में जो हम बात कर रहे थे, वो भी इस लायक नहीं है कि हर स्टूडेंट जो ऑनलाइन एग्जाम दे सके या हर स्टूडेंट के पास ये फिजिबिलिटी हो कि वो ऑनलाइन एग्जाम को कर पाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनका एग्जाम फिजिकल हो या ऑनलाइन हो और कैसे हो। तो ये एक पॉलिसी मैटर है जो कि डिसाइड करना है पॉलिसी प्लानर को। और जो आप व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस की बात कर रहे थे कि ये हमें अभी इस वेव में काफी देखने को मिला है, और इसके 3 जो बड़े इंपॉर्टेंट जो कारण हैं वो ये थे कि एक तो जो ये दूसरी वेव आई है, इसमें एक तो जो डायबिटीज वाले लोग थे, अनकंट्रोल डायबिटीज के, उसके ऊपर से कोरोना आया और उसके ऊपर से जो है स्टेरॉइड दिए गए। इन तीनों चीजों से जो है इम्यूनिटी वीक होती है, और जब इम्यूनिटी वीक होती है तभी इन दोनों फंगस का, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, उसका प्रकोप बढ़ता है और वो बीमारी होती है। ब्लैक फंगस जैसे हमने देखा है, आजकल बड़ी चर्चा हो रही थी ब्लैक फंगस की। कोविड के बाद में जब लोग रिकवर कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये देखा गया कि स्टेरॉइड दिए हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या कोरोना की वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ है, उनको हुआ है। और व्हाइट फंगस भी उन्हीं सिचुएशंस में होता है। और ये दोनों फंगस जो है ना, जैसे व्हाइट फंगस है जिसको हम कैंडिडा या एस्परजिलस कहते हैं, तो सिस्टम में वैसे भी होते हैं, नॉर्मल आदमी पे भी होते हैं, लेकिन जब वो इम्यूनिटी कमजोर होती है। और मेंशन कर रही हूँ, जुलाई में देखिए यहाँ पर एम्स में भी जो है पीजी एग्जाम्स होने वाले हैं जी। तो उसके लिए आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? किस तरह का उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया गया है कि सुचारू रूप से एग्जाम्स हो सकें, किसी की जिंदगी पे किसी तरह का संकट ना आए? जी नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। हमारे यहाँ तो फिजिकल एग्जाम की हमने तैयारी की है। जुलाई का हम जून के 3rd वीक में 17 जून से एग्जाम प्लान कर रहे हैं, और ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, तो ये एक तो हमारा नंबर लिमिटेड है, दूसरे ये सारे डॉक्टर्स हैं, ग्रोन अप हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनके एग्जाम करवाने के लिए, उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, वो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी हैं। तो इसलिए हमने प्लान किया है कि हम फिजिकल एग्जाम करवाएंगे, और उसकी डेट्स जो हमने पोस्टपोन की थी, जो मई में होना था, उसको हम जून में फिर से दोबारा से उसको प्लान कर रहे हैं। उसकी डेट्स हमने अनाउंस कर दी हैं, और हम फिजिकल एग्जाम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें कैसे होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में कई बार हमारे एग्जामिनर्स जो है ये जनरली बाहर से आते हैं, तो उनको हम, अगर वो आ सकते हैं तो उनको हम बुला लेते हैं, और अगर नहीं आ सकते हैं तो हम उनका ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में हमें ये भी चाहिए होता है कि पेशेंस ये होता है हमारे कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो पेशेंस कैसे आए,
तो पेशेंट्स के लिए भी हम उनका इस तरीके का रखते हैं कि हम उनके पिक्चर्स हैं, हिस्ट्री है, समरी है, इस तरीके की चीजें, फोटोग्राफ्स हैं, ये सारा करके जो है हम उस ऑनलाइन सिस्टम जो है एग्जामिनेशन का, वो हम डॉक्टर्स का भी कर लेते हैं। जी, मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे सर पूछा कि जब पीजी के लिए भी अगर एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर किसी एक्सपर्टीज वाले क्षेत्र में भी एग्जाम हो रहे हैं, तो आज के दौर में उसकी क्या तस्वीरें दर्शकों के सामने वो भी जाएगी। प्रमोद शर्मा जी, ये सवाल में मुझे पता है कि इसका जवाब देना आपके लिए भी उतना आसान नहीं होगा, लेकिन जितने भी अभिभावक हैं वो बस अपने बच्चों को लेकर जो सपना देखते हैं, जो उनके लिए उम्मीदें पालते हैं, वो इस वक्त यही सोच रहे हैं कि क्या उनके बच्चे नॉर्मली स्कूल कब जा पाएंगे। हमने देखा है कि पेरेंट्स कितने परेशान हो रहे हैं, 1 साल से बच्चे घर पर बैठे हैं, अलग तरह की वो परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद की किरण आने वाले वक्त में आपको दिखाई देती है? मुझे तो दिखाई देती है जिस तरह से कम हो रहे हैं, और एज एन ऑप्टिमिस्ट आई वुड से कि यस, जुलाई अगस्त तक उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में या ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक स्कूल्स फिजिकली शायद खुल सकें। पर वही है, सबसे बड़ा सवाल वही है कि अभी भी ये काले बादल जो मंडरा रहे हैं ये चले नहीं गए हैं, और हम शिक्षकों को कितना सेफ नहीं सर, देखिए ये सवाल मैंने एक्चुअली आपसे इसलिए भी पूछा है क्योंकि जो तीसरी लहर है उसे बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जो है चिंता जाहिर कर चुके हैं, अलग अलग स्टेट से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका में तो इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं जहां पर बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ है। पहला देश है अमेरिका जहां बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। और ये हम 17 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो क्लास 10, 11, 12, 15 से 17 साल के बच्चे हो जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए तो वैक्सीनेशन के बारे में जो स्टडीज हो रही हैं उन पर खासतौर से गौर किया जाना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि टीचर्स के वैक्सीनेशन के लिए हमने देखा है कि अस्पतालों में बेड्स नहीं है, पर एक प्रभावशाली व्यक्ति या एक पॉलिटिशियन फोन करता है तो बेड्स उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं टीचर्स के लिए भी हम बेड्स रिजर्व कर सकते हैं इसके पहले कि हम इस तरह से स्कूलों को खोलें? तो बहुत सारी और आवश्यकताओं की जरूरत है। अस्पतालों से पूछा जाना चाहिए कि किस तरह के लोगों के लिए उन्होंने बेड्स रिजर्व करके रखे थे और लोग मर गए और उनको बेड्स नहीं मिले। आप एक जेन्युइन सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं रही हैं वाकई लोगों ने बहुत झेला है, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके तो दर्द की कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हो रहे हैं तो कम से कम एक सुरक्षित माहौल हो और जो चुनौतियां हैं वो वेल कैलकुलेटेड हो, उनको इस तरह से कैलकुलेट किया जाए कि आगे के लिए परेशानी ना हो। संदीप बोरा जी, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर बच्चों की मनस्थिति को लेकर पूछना चाहूंगी। बीते 1 साल जब बच्चे घर पर बैठे हैं, आपने भी बहुत सारे केसेस को स्टडी किया होगा, लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के साथ संपर्क में हैं, जो भी बच्चे हैं चाहे वो छोटी क्लास के हैं चाहे वो बड़ी क्लास के हैं, क्या आप मानते हैं कि इस 1 साल के समय में वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब जब घर से बाहर निकलेंगे तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति कितना गंभीर रहना है इसके लिए वो तैयार हैं, या बचकाने बर्ताव में वो ऐसा ना हो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाएं? देखिए, ये बच्चों के केस में स्पेशली वो बच्चे जो मैच्योर नहीं है, यंग है, उनके लिए कहना मुश्किल है। और ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि कितने हद तक बच्चों के दिमाग में ये बात पहुंचाई गई है, पेरेंट्स के माध्यम में से, स्कूल के माध्यम से, या बाकी जो उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू। तो ये हम मान सकते हैं कि काफी बच्चे इस बात को समझ गए हैं, बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। बट ये कहना कि 100% अपनी एज को उनकी देखते हुए हम समझे कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे लाइक एडल्ट, वो कहना मुश्किल है। चलिए, लेकिन यहाँ पर कोशिश यही थी कि परीक्षाएं अगर करनी है तो उसके लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है, हम अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से इस पर एक राय ले सके, एक राय शुमारी कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।